इरशाद अली खान, शाहचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीडवाना में कार्यरत हूँ। जैसे कि कल हमने राज्य के नीति तत्व के अर्थ से संबंधित, उसकी प्रकृति से संबंधित का ऐतिहासिक अध्ययन के संबंध में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे जो नीति निर्देशक सिद्धांत के संवैधानिक प्रावधान है 36 से लेकर 51 तक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसे कि बताया गया है कि एलन ग्लेडहिल ने लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए कुछ सकारात्मक आदेश है जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए कुछ सकारात्मक आदेश है जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है। यानी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों की परिभाषा सहित अन्य प्रावधानों की व्याख्या की गई है। ये नीतिनिर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य सरकार के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित है। विस्तृत विवरण इस प्रकार से है, जैसे कि हम पूर्व में कह सकते हैं कि अनुच्छेद 36 जो है वह राज्य की परिभाषा, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी कि राज्य, इसमें यह है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा संसद तथा राज्य में से प्रत्येक की सरकार, विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी है। अनुच्छेद जो 37 है वो थोड़ा भिन्न है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी देश के शासन की मूलभूत व्यवस्था है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस भाग 4 में अनुच्छेद 37 जो स्पष्ट किया गया है, इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके पश्चात जो अनुच्छेद 38 है वह यह व्यवस्था करता है, जो लोक कल्याणकारी में वर्दी के लिए सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें यह है कि लोक कल्याण के विकास के लिए, जो अनुच्छेद 38 है, लोक कल्याण के विकास के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की यथा प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जो 38 अनुच्छेद है, जिसमें लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खंड 2 जोड़कर एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, जो यह उपबंध करता है कि राज्य प्रयास करेगा कि विशेष रूप से व्यक्तियों की आय में असमानता कम हो। पद, सुविधाओं और अवसरों के संबंध में केवल व्यक्तियों में नहीं वरन विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले या विभिन्न व्यापार में लगे सभी वर्ग के लोगों में असमानता दूर हो जाएगी हो। यानी अनुच्छेद 36, 37, 38 जो है इस संबंध में। अनुच्छेद 39 से लेकर 51 तक जो इस प्रकार से हैं, जिसमें राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीति बनाई गई है। अनुच्छेद 39 में यानी राज्य अपनी नीति का विशेषतः ऐसा संचालन करेगा कि यह सुनिश्चित रूप से, जैसे क्या, स्त्री व पुरुष सभी को समान रूप से जीविका प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा। खैर जो है अनुच्छेद 39 का, भौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में राज्य द्वारा की जाएगी। गैर जो है आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि उत्पादन के साधनों व धन का केंद्रीकरण जन सामान्य के अहित में ना हो। पुरुष व स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। और देश अड़ा जो है वह है श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों
की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। इसके पश्चात जो है च, उसमें ये लिखाया गया है कि बालकों यानी बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो। अनुच्छेद 39 क जो बाद में जोड़ा गया था, जो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है, इसमें राज्य द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। आर्थिक या अन्य किसी बाधा के कारण यदि कोई नागरिक रक्षा पाने में असमर्थ है तो उसके लिए किसी अन्य विधि या निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित जो अनुच्छेद 40 है, यानी कि M39 क जो है विशेष रूप से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, विधान द्वारा या किसी रीति से निःशुल्क सहायता करेगा। इसके पश्चात जो है अनुच्छेद 40 जो है, जो ग्राम पंचायत का संगठन है, उसमें हम ये कह सकते हैं राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा, उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन तथा अवधारणा के अनुरूप नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के संगठन को स्वीकार किया है। राज्य द्वारा पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने योग्य बन सके। इसके पश्चात जो कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कोई साधक उत्पन्न करेगा। यानी हम कह सकते हैं, अर्थात राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को काम व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अशक्तता आदि की आवश्यकता में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबंध करेगा। इसके बाद में जो है काम, जो अनुच्छेद 42 है, जो काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उत्पन्न करता है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि राज्य काम की यथोचित मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उत्पन्न करेगा। यानी अर्थात राज्य काम की दशाओं को न्याय संगत और मानवोचित बनाने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 43 जो है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी कार्य, यानी न्यूनतम मजदूरी श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी अनुच्छेद 43 में व्यवस्था की गई है। राज्य करेगा ऐसा व्यवस्था। शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश के लिए काम की परिस्थितियों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कि ये दोनों कार्य जो है जैसे कि यानी इस श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी कार्य में उपरोक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा अथवा किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाला काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके पश्चात 43 का जो जोड़ा गया है उसमें यह है कि
उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी उद्योगों के प्रबंध में जो मैनेजमेंट है उसमें राज्य उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए कदम उठाएगा। यानी राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपकरणों स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 44 जो है वो समान सिविल संहिता है। ये बहुत विवादित भी है, विवादित रहा भी है और आज भी इससे लागू नहीं हो पा रहा है। भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी कि समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 44 के तहत। इसके पश्चात जो है अनुच्छेद 45 और 45 जो है अब संशोधित हो चुका है। पहले जो था ये था कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि में के भीतर सब बालकों को यानी सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब जो संशोधन हुआ है उसमें ये हो गया है कि राज्य जो है इसमें इसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 21A जो हमने पहले मौलिक अधिकार में पढ़ा है उसमें यह व्यवस्था कर देगी 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, यानी उसमें ये संशोधन कर दिया गया है। अब जो स्थिति बन रही है वो 45 अनुच्छेद के तहत ये बना दिया गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जो व्यवस्था थी उसे हटाकर 50 वर्ष बाद जो विधान लागू होने के इतने सालों तक नहीं प्राप्त किया जा सकता, जिसे हमने 2002 में 86वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार में 21A में इसको जोड़ दिया गया है। अब जो नया 45 में जोड़ा है अनुच्छेद उसको हटा के राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न कर दिया है, यानी कि जो 6 से 14 था वर्ष तक का उसे तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में डाल दिया गया, यानी मूल अधिकार में तो राज्य के लिए कर दिया गया और मूल कर्तव्य में उसे हमने अभिभावकों के लिए बना दिया। अब जो 45वां अनुच्छेद जो है उसमें जो संशोधन किया गया है उसमें राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास करेगा, यानी कि अब थोड़ा संशोधन कर दिया गया है। अनुच्छेद जो 46 है वह 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों, अन्य दुर्लभ विभागों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए राज्य प्रयास करेगा। अर्थात राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों के विशेषतया अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से उन्नति कर सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। 47 जो अनुच्छेद है वह आहार, पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का प्रयास का कर्तव्य बताया गया है। अर्थात 47 में नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य कर्तव्यों की ओर संकेत करता है। राज्य जन स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगा, मादक पदार्थ, मादक पेय, हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था करेगा। यानी अनुच्छेद 47 में राज्य अपने लोगों के आहार, पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा। विशेषतः मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों
के औषधीय प्रयोजन से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी ये प्रयास करेगा कि इन वर्गों में जो शराब की लत है उनको छुड़ाने का प्रयास करेगा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास करेगा। इसके बाद में जो अनुच्छेद 48 है वह कृषि और पशुपालन के संगठन से है। अनुच्छेद 48 जो है राज्य कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित कर गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्ल के परीक्षण और सुधारने के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा। अर्थात इसमें पशुओं की नस्ल यानी अनुच्छेद 48 में पशुओं की नस्ल सुधारने, दुधारू पशुओं तथा गायों की सुरक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा की गई है। इसके बाद में एक अनुच्छेद 48 क जोड़ा है, जो क में ये रखा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 48 में राज्य पर्यावरण और संरक्षण तथा विकास के लिए प्रयास करेगा तथा वन जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी राज्य कृषि और पशुपालन के अलावा हमें कह सकते हैं राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके बाद में जो गुण 50 है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस अनुच्छेद में गुण 50 में ये रखा गया है कि संसद द्वारा यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। यानी अनुच्छेद गुण 50 में संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथा स्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपनयन, वन्यन और या अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा। यानी इसमें राज्य जो है गुण 50 अनुच्छेद के तहत इनकी यानी कि स्मारकों की जो है राष्ट्रीय स्मारकों की जो महत्व के स्मारक इमारतों हैं उनकी देखभाल करेगा, विकृति, टूट फूट, बिक्री आदि से रक्षा करेगा। राज्य को इसके लिए बाध्य करेगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 50 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा करेगा। यानी कि लोक सेवाओं यानी राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी कि अनुच्छेद जो 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों की चर्चा करता है। ये प्रयास निम्नलिखित हैं, जैसे राज्यों द्वारा शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, उन्नति करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आग्रह बढ़ाने का एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वृद्धि करेगा, राष्ट्रों में न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के प्रति सम्मान करेगा, मध्यस्थों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास करेगा। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका हम वर्गीकरण करके उनका नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।